वेलकम स्टूडेंट डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग यानी सिंचाई इंजीनियरिंग। तो आज के टॉपिक में हम इरिगेशन में कैचमेंट एरिया के बारे में बताएंगे। कैचमेंट एरिया क्या होता है और कैचमेंट एरिया से कितना पानी इकट्ठा होता है। तो उन्होंने दिखाया कैचमेंट एरिया अफवाह क्षेत्र। कैचमेंट का मतलब होता है हिंदी में अपवाह क्षेत्र, या कह सकते हैं जल ग्रहण क्षेत्र, या आप कह सकते हैं सिंपली भाषा में वो क्षेत्र जहाँ पर वर्षा का पानी इकट्ठा होकर किसी एक रास्ते से बाहर की ओर जाता है, वो कहलाता है हमारा कैचमेंट एरिया। भूमि तल का वह क्षेत्रफल जिसके वर्षा का पानी इकट्ठा होकर एक धारा के रूप में प्रवाहित होता है, अफवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। दो अफवाह क्षेत्र के बीच अफवाह क्षेत्र की सीमा को दर्शाने वाली रेखा पर वाटर शेड लाइन कहलाती है। जब दो कैचमेंट एरिया आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर हम वाटर शेड लाइन डाल देते हैं। एक जलधारा में एक ही जल ग्रहण क्षेत्र का पानी प्रवाहित होता है, और एक जल ग्रहण क्षेत्र का पानी दूसरे जलधारा में नहीं जा सकता, क्योंकि पन विभाजक रेखा के दोनों ओर विपरीत दिशाओं में ढाल होते हैं। हालांकि एक जलधारा दूसरी जलधारा से अफवाह क्षेत्र के बाहर निकलकर मिल सकती है। तो जो हमारा कैचमेंट एरिया होता है, तो कैचमेंट एरिया में क्या होता है कि एक जगह इकट्ठा होता है। वो अलग बात है कि उस कैचमेंट एरिया का पानी इकट्ठा होकर आगे जाके कि दूसरे कैचमेंट एरिया के पानी से मिल जाए। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक कैचमेंट एरिया से दूसरे कैचमेंट एरिया का पानी आपस में टकराए। एक जलधारा में एक ही जलग्रहण क्षेत्र का पानी प्रवाहित होता है, और एक जलग्रहण क्षेत्र का पानी दूसरी जलधारा में नहीं जा सकता, क्योंकि पन विभाजक रेखा के दोनों ओर विपरीत दिशाओं में ढाल होते हैं। हालांकि एक जलधारा दूसरी जलधारा से अफवाह क्षेत्र के बाहर निकलकर मिल सकती है। नदी, नाला, झरना की जलधारा में बहने वाले पानी की मात्रा पर निम्न कारक प्रभाव डालते हैं। नदी, नाला, झरना की जलधारा में बहने वाली पानी की मात्रा निम्न कारकों पर प्रभाव पड़ती है। अफवाह क्षेत्र का क्षेत्रफल, अफवाह क्षेत्र का क्षेत्रफल और आकार, वर्षा में वर्षा की अवधि और तीव्रता, क्षेत्र के मृदा की सांद्रता, क्षेत्र का तापमान, क्षेत्र में स्थित पोखर, तालाब, झील आदि की संख्या एवं उनके आयतन, अफवाह क्षेत्र का ढाल। हाइड्रोग्राफ, नदी के किसी खंड पर पानी का डिस्चार्ज और समय में खींचा गया ग्राफ हाइड्रोग्राफ कहलाता है। यह पानी के डिस्चार्ज और समय में संबंध बताता है।
तो हाइड्रोग्राफ जो होता है वो हाइड्रोग्राफ में होता है कि जो किसी खंड पर पानी का डिस्चार्ज कितने समय में हुआ, उस फीचर के ग्राफ को हाइड्रोग्राफ कहते हैं। इस ग्राफ में समय क्षैतिज अक्ष पर यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम समय शो करते हैं और डिस्चार्ज ऊर्ध्वाधर अक्ष पर दर्शाते हैं, वर्टिकल। तो हम समय को करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर दिखाते हैं और वर्टिकल एक्सिस पर हम डिस्चार्ज को दिखाते हैं। डिस्चार्ज घन मीटर में और समय घंटों, दिनों, महीनों में दर्शाया जाता है। डिस्चार्ज को दिखाते हैं जो पानी हमारा कितना बहा, वो हम दिखाते हैं घन मीटर में। वर्टिकल एक्सिस पे दिखाते हैं और समय को दिखाते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर घंटे में, दिनों में और महीनों में दर्शाया। वक्र यदि क्षैतिज एक्सिस के समांतर होता है तो यह बताता है कि नदी में कोई प्रवाह नहीं है। अगर वक्र मतलब जो कर्व हम बनाया तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे समांतर हो तो बताता है कि कोई प्रवाह नहीं है। अब यहाँ पे कर्व दिखा देखिए। तो जैसे मैंने बताया कि जो हाइड्रोग्राफ है हमारा, हाइड्रोग्राफ में सिर्फ पानी का डिस्चार्ज देखा जाता है, वो कितने समय में कितना गया। अब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो हमारे पास ग्राफ है ये समय दिखाया उन्होंने, तो ये समय है इस साइड में। अब किसी समय ये उठा, फिर उठने के बाद अब भी डाउन हुआ, फिर उठा फिर गया। अब ये जितना उठा तो ये डिस्चार्ज दिखाया घन मीटर में कि हाँ इतने घन मीटर पानी गया, फिर ये गया। अगर ये ग्राफ हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के समांतर हो करके, इसका मतलब यह है कि नदी में कोई फ्लो ही नहीं हुआ है। जब फ्लो होगा, जाहिर सी बात है जब फ्लो होगा तो इसका लेवल कुछ उठेगा। जब नदी में कोई फ्लो होगा तो हमारा ये लेवल ऊपर की ओर उठेगा। जब उठेगा लेवल जब लेवल उठेगा तभी हमारा डिस्चार्ज का मालूम होगा। तो यहाँ पे जब भी आप हाइड्रोग्राफ का फिगर बनाओगे तो हाइड्रोग्राफ का फिगर हमारे पास इस टाइप से बनेगा। ये समय को शो करेगा, ये हमारे पास घन मीटर में डिस्चार्ज को शो करेगा। जल के आरेख का प्रयोग, यह नदी के पानी के उतार चढ़ाव को बताता है। जल का आरेख, जाहिर सी बात है जो हाइड्रोग्राफ हम बनाते हैं तो यह नदी के पानी के उतार चढ़ाव को बताता है। अब जैसे उतार चढ़ाव कैसे बताएगा, अब जैसे पॉइंट नंबर 5 पे दिखा रखा है उन्होंने 250 घन मीटर, तो यानी कि यहाँ पर जो है पानी काफ़ी ऊंचाई पर है। और अगर 6 के बाद देखें तो 50 से भी नीचे आ रही है, तो यहाँ पर पानी का उठान कुछ कम है। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंटों पर ये उतार चढ़ाव आता है। तो इन्होंने बोला है कि यह नदी के पानी के उतार चढ़ाव को बताता है और वक्र का सबसे ऊपरी बिंदु अधिकतम डिस्चार्ज हो जाता है। अगर किसी कर्व में सबसे हाईएस्ट पॉइंट अगर है तो वो अधिकतम डिस्चार्ज को बताता है। जल का आरेख किसी भी समय पानी के कुल आयतन की जानकारी देता है। तो अब हाइड्रोग्राफ से आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा कितना डिस्चार्ज ओवरऑल हुआ है। जल के आरेख के द्वारा किसी भी उत्प्लव मार्ग एवं जलाशय का आयतन तथा प्रवाह ज्ञात कर सकते हैं।
किसी अफवाह क्षेत्र में एक बरसात से प्राप्त इकाई गहराई के अफवाह के जल के आरेख को इकाई जल का आरेख हाइड्रोग्राफ कहते हैं। जल के आरोप का प्रयोग तो यह नदी के पानी को उतार चढ़ाव को बताता है और ये सबसे ऊपरी बिंदु पर अधिकतम डिस्चार्ज होता है। जल का आरेख किसी भी समय में पानी के कुल आयतन की जानकारी देता है। जल का आरेख के द्वारा किसी भी उपप्लव मार्ग एवं जलाशय का आयतन तथा प्रवाह ज्ञात कर सकते हैं। इकाई जल का आरेख किसी अफवाह कैचमेंट क्षेत्र में एक बरसात से प्राप्त इकाई गहराई के अफवाह के जल के आरेख को इकाई जल का आरेख कहते हैं। स्ट्रैम गोगिंग धारा का निस्सरण मापना सिंचाई, पनविद्युत, जल आपूर्ति तथा अन्य किसी भी योजना को जलधारा से संबंधित बनाने के पहले उस जलधारा में जिससे योजना संबंधित है में औसत पानी की उपलब्धता को जानकारी होना जरूरी है। इसके लिए जलधारा डिस्चार्ज अनुप्रस्थ काट का आरेख यदि जानकारी होना आवश्यक है और धारा का डिस्चार्ज मापने में आवश्यकता पड़ती है। जिस जलधारा का डिस्चार्ज मापना होता है उस जलधारा पर उपयुक्त स्थानों पर डिस्चार्ज मापन बनाए जाते हैं। तो डिस्चार्ज मापन स्थल निर्धारित करते समय निम्न ध्यान रखने योग्य बात है। उस स्थल पर जो धारा एक धारा में बहनी चाहिए और डिस्चार्ज स्थल पर बाढ़ के समय भी पहुंचना संभव हो। अगर बाढ़ आ रही है तो डिस्चार्ज पर वहां आसानी से पहुंच जाए और जल धारा अधिक उथली और गहरी होनी चाहिए, अन्यथा रेत जमा होना और कटाव
होना प्रारंभ हो सकता है, जिससे धारा के अनुप्रस्थ काट के आरेख पर प्रभाव पड़ेगा। डिस्चार्ज स्थल के दोनों ओर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की ओर पर्याप्त दूरी तक जलधारा सीधी बहनी चाहिए और कोई मोड़ नहीं होना चाहिए, जिससे इसमें सिल्ट जमा होना तथा कटाव होना रुक जाता है। जब डिस्चार्ज में कोई मोड़ नहीं होगा तो वहाँ सिल्ट जमने की भी संभावना कम रहेगी और इस तरह का कटाव भी नहीं होगा। डिस्चार्ज स्थल बांध, पुल, बैराज आदि से दूर होने चाहिए। स्थल दो जलधाराओं के संगम से दूर होना चाहिए। इस स्थान पर पानी में भंवर उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मेथड ऑफ स्ट्रीमिंग गोगिंग यानी कि डिस्चार्ज मापन की विधियाँ। डिस्चार्ज मापन की विधियाँ कई सारी हैं जो चार्ट दिखा रखी हैं। एरिया वेलोसिटी मेथड, क्या आप वेलोसिटी के ज़रिए भी उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बियर मेथड और वेंचुरी फ्लूम या मीटर फ्लूम विधि। वेंचुरी या फिर मीटर फ्लूम मेथड। डिस्चार्ज कर्व्स मेथड। तो सबसे फर्स्ट आता है वर्ग क्षेत्रफल विधि। वर्ग क्षेत्रफल एरिया वेलोसिटी मेथड। इस विधि का यूज सामान्यतः बरसात में बहने वाली नदी नालों का डिस्चार्ज ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस विधि में जलधारा के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा पानी के बहने की गति ज्ञात करते हैं और दोनों का गुणनफल डिस्चार्ज का मान देता है। अगर जलधारा का डिस्चार्ज क्यूमेक घन मीटर प्रति सेकेंड, जलधारा के अनुप्रस्थ काट का प्रभावी क्षेत्रफल वर्ग मीटर में तथा b जल प्रवाह का वेग मीटर प्रति सेकेंड में हो तो Q बराबर A इंटू बी, जलधारा इंटू प्रभावी क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। तो डिस्चार्ज मेजरमेंट कर रही बहुत सारी विधियां जो मैंने आपको बताई कि वर्ग क्षेत्रफल विधि। इसके बाद में आता है ओरिफिक नोच तथा बियर। ओरिफिक नोच एंड बियर ये क्या होते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओरिफिक क्या होता है? द्रव संगृति बर्तन की तली या दीवार में बने छेद को पूरा भरकर द्रव उच्च दाब से निम्न दाब पर बहता है और इस क्षेत्र को ओरिफिक कहते हैं। ओरिफिक ओरिफिक सर्कुलर भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी होता है और त्रिभुजाकार भी होता है। ओरिफिक का ओरिफिस लिखा है ना, ओरिफिस। ओरिफिस का मतलब होता है
ओरिफिक का मतलब ये होता है कि जब हम किसी बर्तन में जारों से पानी भर देते हैं और उस पानी का एक नीचे से एक छेद खोल देते हैं, उसके जरिए जब पानी फ्लो होता है तो वो हमारे कहलाता है ओरिफिक। चाहे वो सर्कुलर हो या रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर के रूप में हो या ट्रायंगल के रूप में भी हो सकता है, तो वो हमारा कहलाता है ओरिफिक। अब आता है नोच। नोच क्या होती है? किसी द्रव का निकास द्वार जिसका ऊपरी सिरा द्रव तल से ऊंचा हो। ऊपरी सिरा जो होना चाहिए वो द्रव तल से ऊंचा हो, नोच कहलाता है। नोच, नोच दी। अथवा ओरिफिक जिसमें द्रव निकास द्वार के ऊपरी तल को स्पर्श न कर पाए, या हम कह सकते हैं वह ओरिफिस जिसमें द्रव निकास द्वार के ऊपरी तल के फर्श को स्पर्श न कर पाए, नोच कहलाता है। इसके किनारे तीखे घर्षण रहित होने चाहिए। तो ये भी आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार और सर्कुलाकार हो सकता है। इन्होंने कहा कि नोच वो होता है कि जिसका ऊपरी सिरा उस वाटर लेवल से ऊपर होना चाहिए, तो हमारा कहलाता है नोच। अब आता है हमारे पास बियर। नोच की आकृति की संरचना जो आकार में बड़ी होती है बियर कहलाती है। नोच की आकृति की संरचना जो आकार में बड़ी होती है बियर कहलाती है। सामान्यतः नदी में पानी रोकने के लिए बनाए गए बांध के ऊपरी सिरे की संरचना जिससे अधिक मात्रा का पानी निकाला जाता है बियर कहलाता है। तो बियर क्या होता है? बियर नोच की आकृति की संरचना जो आकार में बड़ी होती है बियर कहलाती है। नोच की, अब वैसे जो हमारे पास नोच थी उसकी आकृति जो बड़ी होती है वो बियर कहलाती है। नदी में पानी को रोकने के लिए बनाए गए बांध के ऊपरी सिरे की संरचना जिसमें अधिक मात्रा में पानी निकला जाता है वो बियर कहलाती है। और कोई हमें नदी के ऊपर कोई बना रखी संरचना तो वहाँ पर हमारा जो बियर होता है वो भी एक नोच की तरह होता है, बट नोच छोटा होता है और बियर हमारा बड़ा होता है। तो ये कुछ पार्ट हैं ओरिफिक जो हमारा है कि वो किसी भी नीचे से पानी निकालता है, और नोच जो होता है जो हम उस वाटर लेवल से ऊपर रखते हैं उसका ऊपरी सिरा, तो नोच होता है। और हमारे जब जो बियर होती है वो होती है जब किसी बांध पे, डैम पे, बड़े तल पे वहाँ से किसी पानी को निकालते हैं तो वो हमारी बियर कहलाती है। तो स्टूडेंट समझें कि जो हमारे पास इरिगेशन के अंदर जो किसी डैम से, नदी तालाब से पानी निकल कर आता है तो नोच के जरिए आता है, बियर के जरिए आता है या ओरिफिक के जरिए आता है। ये सब कुछ हमें समझना ज़रूरी है। जैसे कि आपके माइंड में था सिर्फ इसमें सिंचाई करनी है, सिंचाई तो करनी है, बट सिंचाई की सारी टेक्निकल टर्म्स का भी हमें यूज़ करना, समझना है कि कहाँ कहाँ से, किस डैम से, किस नदी, किस नहर के ज़रिए और किस चैनल के ज़रिए पानी का फ्लो होता है। यही हमारी इंजीनियरिंग कहलाती है। और सिविल इंजीनियरिंग में हमें इतना ध्यान देना है कि किस किस मेथड के ज़रिए हमारी सिंचाई को, खेती को पानी प्रोवाइड होता है और किस किस तरीके से हम किसी सिंचाई में या किसी नहर में फिल होने वाले पानी का आकलन कर सकते हैं। तो थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही।